हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आप सब जानते हो भाई, हमने रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो दिस इज लेक्चर नंबर 2 एंड इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन, है ना। तो आप सबको पता होगा भाई, सर्कुलर मोशन से जितने भी टर्म्स रिलेटेड थे, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑल्सो डिड दैट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आज हम उनके कुछ एप्लीकेशन करेंगे, राइट। तो विल डू द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं उस पर ग्लिम्स दूंगा, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई नो यू नो इट वेरी वेल, बट स्टिल। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एक्चुअली जो एप्लीकेशन है वो 4 है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसमें से 2 हम आज कवर करेंगे। पहला है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक एंड दूसरा है वेल ऑफ डेथ, जिसको हम मौत का कुआं भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। यस, सो ये जो पिक्चर आप अपने सामने देख पा रहे हो, व्हाट यू कैन सी इन दिस, तो आप बड़े आसानी से बोल सकते हो भाई एक ऑब्जेक्ट है। जैसे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट हमारा जो है उसको हमने स्पेसिफाई किया है किससे, तो वी हैव स्पेसिफाइड द ऑब्जेक्ट, ये जो ब्लू कलर का डॉट है वो, राइट। दो दिस इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो इसमें अगर मैंने कहा आपको भाई इसमें कुछ कॉमन चीज अगर आप कुछ नोटिस कर रहे हो आप मुझे बता सकते हो, तो आपका आंसर ये होगा कि सर कॉमन चीज में ये है कि अगर ये बॉल यहां से स्टार्ट होती है तो इसे फिर से उसी पॉइंट पे आने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कांस्टेंट है। मान लो अगर इसका पोजीशन ए इज द स्टार्टिंग पोजीशन, so whatever time this ball is, or this object is taking to complete its one revolution is same, है ना। मतलब इसका टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट है। तो बस बच्चों यही होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम बोलते हैं यूसीएम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, राइट, और उसका जो टाइम पीरियड हो वो कांस्टेंट हो, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यू कैन टेक, अगर आपके घर में फैन है, अगर नहीं होगा ये राइट, तो फैन का जो टिप है, राइट, अगर एक फैन कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है तो दिस टिप ऑफ द फैन इज इन अ सर्कुलर मोशन। फिर आपके घर में अगर जो क्लॉक होती है उस क्लॉक का जो हैंड या कोई भी जो काटा होता है तो उसका जो टिप होता है दैट ऑल्सो इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। तो ये सारे ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करते हैं। सर्कुलर मोशन करने के लिए वी रिक्वायर्ड फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो अब ये जो ब्लू कलर से इंडिकेट हो रहा है दिस इज माई वेलोसिटी विच वी कॉल एज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसको अगर हम थोड़ा रोक दें, ये रुकेगा क्या? ओ नहीं रुकेगा, चलो। तो ये जो ब्लू कलर का डायरेक्शन दिख रहा है आपको, राइट, जैसे अभी यहाँ पे आएगा, देखो ये जो इस तरफ जो डायरेक्शन है दिस, तो ये उसकी जो है वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। देयर इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, राइट, जिसको हम सेंट्रल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। और जो है यहाँ पर हमारे पास फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यू नो दैट व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अ सर्कुलर पाथ, सो वी रिक्वायर्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स टू मेंटेन दिस सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? तो वेरी सिंपल, जब ऑब्जेक्ट जो है एक कांस्टेंट टाइम में सर्कुलर पाथ नहीं फॉलो करेगा तो दैट इज नथिंग बट अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी आप बोलोगे सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दो, क्या है? तो मैं दे सकता हूं आपको जाइंट व्हील समझते हो ना, है ना। तो जाइंट व्हील अभी हर बार वो सेम स्पीड से नहीं घूमता है, कभी वो डिपेंड घुमाने वाले के ऊपर है, राइट। तो वो जो है एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। फिर अभी मैंने फैन का एग्जांपल लिया था आपको। अब भाई चलो फैन कंटिन्यू स्पीड से घूम रहा है, बट सडनली अगर मैंने फैन को स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। तो दैट इज अगेन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो ऑल दीज एग्जांपल्स आर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो इसी का जो आज हम एप्लीकेशन करने वाले हैं, राइट। सो व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे, वी विल बी डूइंग डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। एक्चुअली हमें इसमें करना क्या होता है और आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं। सो जब हम बात करते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ना बच्चों, मैं जस्ट कलर चेंज कर लूं इसका। सो इन द डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन टोटल 3 पार्ट होता है हमारे पास। पहला पार्ट होता है सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड, दूसरा है कॉनिकल पेंडुलम, तीसरा है डेथ वेल और रोटर, ठीक है। अब इनमें से ये एक तरीके का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिसमें सर्कुलर टर्निंग रोड में हमारे पास 3 पार्ट आते हैं। एक होता है बाय फ्रिक्शन ओनली, एक होता है बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, और एक होता है फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ, दोनों से। वैसे अगर हम बात करें रियल लाइफ में तो हमारे पास रियल लाइफ में ये जो सी वाला है ये होता है हमारे साथ, फ्रिक्शन भी होती है, बैंकिंग ऑफ रोड भी होता है।
बट मैं आपको बता दूं आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है जो डेथ वेल है ये हम करेंगे, बिकॉज मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस से जा रहा हूं तो हम उसी को फॉलो करेंगे। और दूसरा जो सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड है बाय फ्रिक्शन ये हम लोग करेंगे। तो बैंकिंग ऑफ रोड जो है ये आज की क्लास में नहीं होगा, ये हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे, ठीक है। इवन कॉनिकल पेंडुलम भी जो है ये भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में वी विल बी डूइंग बाय फ्रिक्शन, राइट। तो जो टर्निंग ऑफ रोड है वो हम बाय फ्रिक्शन लेंगे, दूसरा जो हमारा क्या है डेथ ऑफ वेल, ठीक है। तो ये दोनों हमारे एप्लीकेशन हो जाएंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हीकल अलोंग अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ठीक है। अगर मेरा कोई भी एक व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक फॉलो करता है तो वहां पे उस पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, किस डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं, इनको रिजॉल्व करके हमें जो है अल्टीमेट फॉर्मूला जो है डिराइव करना है, ठीक है। तो मैं सारा का सारा फॉर्मूला डेरिवेशन यहाँ पे आपके सामने करने वाला हूँ। जस्ट कॉन्सेंट्रेट इट एंड फील द टॉपिक, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, एवरीथिंग इज वेरी इजी। ओके, सो अब जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो ये जो व्हीकल है, पहले तो ये व्हीकल स्ट्रेट जा रही थी, है ना। बट इस मोमेंट पे यहां से लेके यहां तक जो है ये व्हीकल क्या करने वाली है भाई, ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी। तो अगर ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी तो इसका एक सेंटर भी होगा, राइट। और सर्कुलर पाथ फॉलो करते वक्त यहां पे जो है अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो अ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो कौन से फोर्स किस डायरेक्शन में होने वाले हैं उन सभी पे हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो मैं एक पहले रफ डायग्राम बनाता हूं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इमेजिन करो हमारे पास एक रोड है, स्ट्रेट रोड नहीं बना, ओके एक सेकेंड ना, ओके। सो इमेजिन दैट वी हैव अ रोड, ठीक है, एक रोड है। अभी आप इमेजिन करना कि ये रोड जो है सर्कुलर रोड होने वाला है, कुछ ऐसे, ठीक है। एक सर्कुलर रोड है और एक व्हीकल जो है इस सर्कुलर रोड पे जो है टर्न करने वाली है, ठीक है। ऐसे हमारा सर्कुलर रोड है मान लो, और यहां पे हमारे पास एक व्हीकल है। मैं व्हीकल बना देता हूं, एक कलर चेंज कर देते हैं व्हीकल के लिए, ओके। सो दिस इज द व्हीकल, ये इसके टायर्स हो गए, ठीक है। सो ये हमारा जो है व्हीकल हो गया। अभी ज्यादातर बच्चों में आपको बता दूं कि हम इसको ना एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। बट रियल लाइफ में इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे। मैं आपको बताता हूं हम करेंगे क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक व्हीकल कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब ये व्हीकल का जो भी कुछ वेट होने वाला है बच्चों, माय डियर बच्चों, इस व्हीकल का जो भी कोई वेट होगा उस वेट को हम डाउनवर्ड कंसिडर करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर द वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, जिसको हम लिखेंगे mg। और इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो हमेशा ऊपर की तरफ होता है n, ओके। अभी बहुत सारे बच्चे अगर जिनको नहीं पता है नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करूंगा। मान लो एक बेंच है और इस बेंच पे आप बैठ रहे हो, यू आर सिटिंग ऑन दिस बेंच। तो बच्चा जब आप इस बेंच पे बैठते हो तो आप क्या करते हो, यू विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस बेंच। डेफिनेटली कितना फोर्स अप्लाई करोगे, जितना आपका वेट होगा मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, इतना फोर्स आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे। अब बच्चों ये बेंच आपके बैठते ही टूट जाता है क्या? नहीं। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि बेंच भी नीचे से आपको उतना ही फोर्स देता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो बेंच भी क्या करेगा, आपको उतना ही फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। तो इसलिए हम नॉर्मल रिएक्शन को ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो अगर यहां पे ये दोनों बैलेंस हो गए, मतलब मेरा जो फोर्स mg नीचे है और जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन, अगर ये दोनों बैलेंस होंगे तो आप स्टेबल रहोगे। अगर इन दोनों में से कोई भी ज्यादा हुआ, अनबैलेंस हुआ, तो बेंच टूट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि चलो भाई अगर मान लो ये बेंच की कैपेसिटी है कि इसके ऊपर आप जो है, एक एग्जांपल देता हूं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो, ठीक है। तो 10 न्यूटन तक का जो भी फोर्स होगा ये इसका नॉर्मल रिएक्शन दे देगा। बट अगर मान लो मैंने इसको 15 न्यूटन रख दिया तो क्या हुआ, मैंने इसकी कैपेसिटी से ज्यादा रख दिया ना, तो नॉर्मल रिएक्शन वो उतना नहीं देगा और ये बेंच ब्रेक हो जाएगा और बैठा हुआ बंदा जो है क्या हो जाएगा भाई, वो नीचे गिर जाएगा और पूरी क्लास हंसने लगेगी और क्या, ठीक है। सो दिस इज द वे टू या सो इस तरीके से तो नॉर्मल रिएक्शन होता है हर किसी का। तो इवन रोड पे आप खड़े हो तो वो भी आपको नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, ठीक है। पानी पे आप खड़े रहोगे तो पानी आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि आपका वेट वो नहीं ले सकता है, सीधी सी बात, ठीक है। बट अगर वही पानी पे एक मच्छर बैठ जाए तो उसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है। मच्छर पानी में नहीं डूबता, कभी आपने देखा रहेगा मच्छर लोग पानी पे बैठते हैं, है ना। तो इसके बहुत सारे कारण है, मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स जब एक्सप्लेन करूंगा तभी बताऊंगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है, व्हाई दे कैन सिट ऑन दी वाटर, व्हाई वी कांट सिट ऑन वाटर, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग फिजिक्स इज।
तो अभी देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स राइट, टायर और रोड के बीच में बच्चा, तो वो हमेशा जो है सेंटर की तरफ होगा Fs, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा सेंटर की तरफ होगा, जो इस कार को पलटने नहीं देगा। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हुआ तो ये कार जब टर्न लेते वक्त जो है क्या हो जाएगी, जैसे अभी ये कार जो टर्न ले रही है आप देख रहे हो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हुआ तो ये कार जो है इस तरफ पलटी हो जाएगी, है ना। तो कार पलटी ना हो इसलिए जो है यहां पर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये जो है इसे बाहर की तरफ जो फोर्स ना लगे, ठीक है, इस वजह से। ओके अभी यहां पे कितने फोर्स लग रहे हैं उनको हम सब मेंशन करते हैं, राइट। मैं हर किसी को मेंशन करता हूं यहां पे। चलो, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार इज, तो जितने फोर्स कार पे एक्ट कर रहे हैं, सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार इज, तो कार्स पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अगर मैं पहले बात करूं यहां पे, तो पहला है मेरा वेट, मेरा वेट नहीं, कार का वेट, ठीक है। सो कार का वेट जो है क्या, mg, जो कहां पे एक्ट करेगा बच्चों, डाउनवर्ड, है ना। तो आपको एज इट इज लिख देना है। मैं पूरे डेरिवेशन को ऐसे करूंगा कि आप एग्जाम में भी इसको एज इट इज लिख के आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, नो वरी। फिर नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां पे वर्क करेगा बच्चों, सो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है n, जो कहां पे वर्क करेगा, वर्टिकली अपवर्ड, कहां पे, वर्टिकली अपवर्ड्स, राइट। और एक बात यहां पे आप लिख दो कि नॉर्मल रिएक्शन जो है बैलेंस करेगा वेट को, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया। सो दैट बैलेंस mg, दैट बैलेंस mg, ये क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा। एंड थर्ड जो फोर्स लगने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा, ठीक है, तो वो हम लिखेंगे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज नथिंग बट माई Fs, ठीक है। किसके बीच में है ये बच्चों, तो दिस इज बिटवीन रोड एंड टायर, किसके बीच में, रोड एंड टायर के बीच में, ठीक है। ओके, सो ये रोड और टायर के बीच में, तो ये तीन फोर्स जो है टोटल यहां पे लगने वाले हैं, राइट। और एक बात ध्यान रखो, ये जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, सो यही मेरा एक रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ सेंट्रीपिटल, तो दिस इज द रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स भी आप बोल सकते हो, राइट। सो आई कैन राइट दिस इज द रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके या। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो भी स्टेटमेंट हमने अभी दिया, अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें और ऐड करता हूं। अब जो हमारा डायग्राम था, उस डायग्राम के बेस पे, जैसे मैंने बोला कि ये तो हमने बाहर से देखा। अब जैसे इस पिक्चर में आप बाहर से देख रहे हो तो आपको दिख रहा है भाई कि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसीलिए जो है गोल गोल घूम रहा है। पर अगर मैं बात करूं उस पर्सन की जो इस कार के अंदर बैठा हुआ है, अगर मान लो इस कार के अंदर कोई बैठा हुआ है, तो वो जब कार के अंदर बैठा होगा तो भाई उसको एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ना। आप अगर बस में बैठे हो या कार में बैठे हो और कार टर्न लेती है या बस टर्न लेती है, तो आपको एक बाहर की तरफ जर्क लगता है कि नहीं लगता है ना। तो अगर एक रोड है एंड यू आर इन अ व्हीकल, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं उस पर्सन की जो उस व्हीकल में बैठा हुआ है, तो उसको एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स वी कॉल इट एज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करूं, तो जैसे अगर मैंने यहां पे बोला इफ वी आर इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वी नो दैट कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बैलेंस दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं। सो अगर मैंने लिखा इफ we are in the frame of reference, if we are in the frame of reference of car, ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ कार में हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ कार, दी सेंट्रीपिटल फोर्स CPF बैलेंस दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको आप ध्यान रखो, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये किसको बैलेंस करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है। तो मेरा अभी इक्वेशंस कैसे आएंगे सारे, अब जितने भी इक्वेशंस है वो इक्वेशंस कैसे बनेंगे, ध्यान देना।
सो द इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैंने आपको बताया वेट mg, कार पे जो वेट mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उसे बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो आई कैन राइट पहला क्या, दैट mg इज इक्वल्स टू n, दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन, बराबर। और मैंने बताया जो मेरा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट माई सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज नथिंग बट mr ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो mv स्क्वायर बाय r, वेयर व्हाट इज r इज नथिंग बट द रेडियस, ठीक है। सिंस मैंने ये कैसे लिखा, तो हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, v बाय r, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह आप v बाय r पुट करोगे तो आपको जो है mv स्क्वायर बाय r मिल जाएगा टर्म, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यू विल राइट डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, सो व्हाट वी गेट, तो हमें मिलेगा जब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा fs बाय n। अब fs की वैल्यू कितनी थी हमारी, mv स्क्वायर बाय r, तो यहाँ पे लिख दो mv स्क्वायर बाय r मल्टीप्लाइड बाय ये 1 बाय n, n की वैल्यू क्या है मेरी mg, तो 1 अपॉन mg, ये मेरी वैल्यू हो गई। दिस m विल गेट कैंसल्ड, हमें मिलेगा v स्क्वायर बाय rg, तो ये मुझे fs अपॉन n की वैल्यू मिल गई कितना, v स्क्वायर बाय rg, ठीक है। दिस मच इज क्लियर। और अगर ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहे तो दिस इज नथिंग बट r स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर बाय g हो जाएगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा अगर हम लिखेंगे तो आपको v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी क्या, r ओमेगा, राइट। तो आपको v की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो आप यहाँ पे लिख दो सिंस v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो v की जगह पे जब आप r ओमेगा पुट करोगे तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा, नीचे का एक r कैंसिल होकर ऊपर r ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे क्या मिल गया है, हमें यहाँ पे मिल गया हमारा fs बाई n की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पे बात करूँ जितने टर्म्स मेरे पास हैं, ठीक है, तो इसको हम आगे लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मेरे यहाँ पे जितने भी ठीक है, fs की अगर मैं बात करूँ, fs जो था मेरा, fs मैक्सिमम कब होगा, व्हाट इज fs बच्चों, f इज नथिंग बट माई फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स मेरा मैक्सिमम होता है व्हेन इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n, क्या, म्यू टाइम्स ऑफ n, एंड वेयर म्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू को हम क्या बोलते हैं, ये याद रखो, म्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू इज कोएफिशिएंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, राइट। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे अगले चैप्टर में, मतलब जब हम फ्रिक्शन को डील करेंगे, ओके, ठीक है। सो नाउ आई कैन राइट द इक्वेशन एज, सो fs जो है मेरा म्यू टाइम बाय n हो गया, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, therefore mu s by n divide by n which is equals to v square by rg। अब ये टर्म मैंने कैसे लिखा, आपको याद है पीछे मैंने डिराइव किया था एक इक्वेशन, कौन सा, ये वाला, fs इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg, है ना। देखो ये वाला fs by n इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg, यही वाला इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन में मैंने सिर्फ fs की जगह क्या लिख दिया है, जो भी हमने फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया था बच्चों, म्यू एस टाइम्स ऑफ n, है ना। तो मैंने fs की जगह पे सिर्फ क्या लिख दिया, म्यू एस टाइम्स ऑफ n, यहाँ पे n ऐसे ही है, तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे म्यू एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट इज नथिंग बट v स्क्वायर बाय rg, कितनी मिल गई, v स्क्वायर बाय rg। एंड व्हाट इज दिस म्यू एस, तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिल गया, और जो कि बहुत जरूरी है। अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं पता है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है रोड की कंडीशन पे। अगर रोड हमारा स्लिपरी है, मतलब ऑयली है, वेट है या ड्राई है, तो म्यू एस की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। सो म्यू एस की वैल्यू आप याद रखो, जो मेरा फ्रिक्शन होता है एफ एस, राइट, ये मेरा जो एफ एस फ्रिक्शन होता है दैट इज म्यू एस टाइम्स ऑफ एन,
तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब हम ड्राई कंडीशन में होंगे, मतलब रोड ड्राई होगा। अगर रोड वेट होगा या ऑयली होगा तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि जो मेरा फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। तो आप एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि Fs की जो वैल्यू है वो या तो इक्वल होगी म्यूएस टाइम्स ऑफ n से, या तो उससे स्मॉलर होगी, ठीक है। ये वैल्यू कभी भी इससे ग्रेटर नहीं होगी। तो Fs विल नेवर बी ग्रेटर विथ म्यूएस टाइम्स ऑफ n। ये इनका कंडीशन यही होगा, या तो वो इक्वल होंगे या तो वो स्मॉल होंगे, वो डिपेंड। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं भाई, मान लो एक गाड़ी है जो रोड पे चल रही है। अब ये टायर्स क्या होते हैं, अब ये टायर्स जब आगे चलते हैं तो ये टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है इसलिए टायर्स आगे जाते हैं, है ना। फ्रिक्शन पीछे की तरफ होता है इसलिए टायर्स क्या होते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। इवन हम चल पाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। और अगर ऐसा हो जाए कि फ्रिक्शन ही ना हो, मतलब मान लो आपने देखा रहेगा कई बार अगर कोई एक गाड़ी का टायर अगर कीचड़ में फंस गया, वो टायर घूमता ही रहता है, जगह पे ही घूमता रहता है, पर वो गाड़ी आगे नहीं जाती है ना। टायर कितना देखो वो घूमता ही रहेगा पर वो आगे नहीं जाएगा। रीजन वहां पे फ्रिक्शन जीरो हो गया है ना, फ्रिक्शन खत्म हो गया है। एंड दिस इज द रीजन कि यहाँ पर जो है हमें ये नहीं मिल पाता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमें म्यूएस की वैल्यू मिल गई v² बाय rg। तो जहां से मैं v निकाल सकता हूं, तो मेरा v² क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट म्यूएस टाइम्स ऑफ rg, जिसको अगर मैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट कर दूं बोथ द साइड, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी इसकी ऑल ओवर, दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यूएस टाइम्स ऑफ rg। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ओवरऑल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी एट विच यू कैन टेक टर्न ऑन द कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, तो वो ये होगी, ठीक है। तो अगर आपको उस रोड का जो है म्यूएस पता है, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता है, रेडियस पता है, जी पता है, तो आप जो है उसकी मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड या सेफेस्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर आप वेलोसिटी जाएगी तो क्या चांसेस होगा, इसके ऊपर वेलोसिटी जाएगी तो ये जो कार है हमारी भाई, ये टर्न, ये जो है टर्न बोल रहा हूं, फ्लिप हो जाएगी और बाहर की तरफ गिर जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। दिस इज नाउ सेकंड एप्लीकेशन, जो कि हमारा क्या है, वेल और वेल ऑफ डेप्थ। तो डेथ क्या है अभी बच्चों, यहाँ पर डेथ आप लोगों ने देखा भाई, जो मौत का कुआं होता है ना, अभी मौत के कुएं में आपने तो देखा होगा कई बार रोड जो बाइक्स होते हैं वो, या कार होती है, वो लोग उसमें घुमाते हैं और वो गिरता भी नहीं है। ना गिरने का रीजन भी है इनके पास, क्या रीजन है चलो देखते हैं। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ वर्टिकल सिलिंड्रिकल वॉल बेसिकली। तो ये एक वर्टिकल सिलिंड्रिकल वॉल होता है जिसमें ये सारी चीजें लोग करते हैं। तो ये देखो, ये वॉल जो है ये वर्टिकल होता है, राइट, और सिलिंड्रिकल वॉल है, सर्कुलर होता है मतलब, राइट, ओके। और यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो ऐसे जो है इनके आजू बाजू गोल गोल घूमते रहते हैं। अब इस वजह से जो है यहाँ पे एक मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड होती है, एक वेलोसिटी होती है। अगर वो मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे नहीं होगी तो क्या होगा कि वो लोग जो है इसके अंदर जो भी व्हीकल होगा वो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा नीचे की तरफ। तो वो उनको मिनिमम स्पीड जो है, स्पीड जो है मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर वो स्पीड मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, दे विल फॉल इनटू द वेल, ठीक है। इसलिए इसको भाई मौत का कुआं बोलते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस वर्क, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जो करते हैं उनके लिए सब आसान होता है। तो जो नहीं पढ़ते हैं फिजिक्स उनको डेंजर लगता है, जो पढ़ते हैं उनको आसान लगता है। सही कि नहीं, कमेंट में बताना। हाँ चलो, ओके ओके, चलो। सो अभी इस केस के अंदर क्या होगा पूरा देखो, ध्यान से सुनना अभी। तो अभी यहाँ पे भी बहुत सारे फोर्स लगने वाले हैं, जैसे कि अभी ये आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये हमारा व्हीकल है, ठीक है। ये जो अभी मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द व्हीकल। व्हीकल का वेट कहाँ पर है, नीचे की तरफ mg। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ऊपर की तरफ fs। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर है, टुवर्ड्स द सेंटर। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप एक बात बोल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन, मैंने बताया नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर क्यों है, क्योंकि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ होगा, जो उसको बैलेंस करेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, चलेगा। तो इसमें टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल रिएक्शन है जो हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे आप लिख दो टोटल फोर्स एक्टिंग इन दिस। सो टोटल फोर्स एक्टिंग इन दिस फर्स्ट। तो पहला जो मेरा टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। सो पहला टोटल फोर्स मेरा एक्ट हो रहा है यहाँ पे कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या, पहला दैट इज नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल
रिएक्शन N जो कहाँ पे एक्ट कर रहा है बच्चों, टूवर्ड्स द सेंटर, है ना, टूवर्ड्स द सेंटर। सेकेंड फोर्स कौन सा है, वेट mg जो नीचे की तरफ है, राइट। सो वेट mg that is acting डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड भी लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का, राइट, जो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। तो थर्ड फोर्स है हमारा कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज नथिंग बट Fs and this is acting vertically upward, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ फोर्स जो है एक्ट कर रहा है बिटवीन, अच्छा ये किसके बीच में है अभी, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बीच में होगा, तो दिस इज बिटवीन वॉल एंड द टायर, ठीक है। सो दिस इज बिटवीन वॉल एंड टायर, ठीक है। तो वॉल और टायर्स के बीच में जो है ये हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है जो इस कार को नीचे गिरने नहीं देता। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन ना हो तो ये कार जो है भाई नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अगर मान लो ये स्लिपरी हुआ हमारा जो वॉल, तो दैट विल फॉल डाउन, ठीक है। ओके, अब कौन किसे बैलेंस कर रहा है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आप फिगर में देख सकते हो, mg इज बैलेंस बाई Fs एंड ये जो n है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ये किससे इक्वल है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो आई कैन राइट हियर जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है n दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r, या फिर आप इसको लिख सकते हो mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा mg है वो किसको बैलेंस कर रहा है, हमारे Fs को, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो Fs का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा म्यूएस टाइम्स ऑफ n से, राइट। मैंने अभी इसका एक्सप्लेनेशन दिया ऐसा क्यों होता है, राइट। तो Fs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यूएस टाइम्स ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है वैल्यूज पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो Fs की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, Fs की जगह पे हम पुट करेंगे mg विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यूएस टाइम्स ऑफ n। व्हाट इज n वैल्यू, mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे लिख दो mv स्क्वायर बाय r। मैंने यहाँ पे इसी की जगह पे वैल्यू पुट की, Fs की जगह पे Fs कितना था मेरा, दैट इज mg पुट कर दिया, म्यू एस वैसे ही रख दिया, n की जगह पे mv स्क्वायर बाय r पुट कर दिया, ठीक है। ओमेगा वाला टर्म भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये m और ये m कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे g की वैल्यू मिल जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एस टाइम्स ऑफ v स्क्वायर बाय r। और अगर यहाँ पे मुझे मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो सबको वहाँ लेके जाओ, तो मुझे मिलेगा g इंटू आर डिवाइड बाय म्यू एस विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू v स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ भाई मुझे मिनिमम से वेलोसिटी मिनिमम कितनी रखनी है, राइट, कितनी वेलोसिटी मिनिमम रखनी है, तो मैं इक्वालिटी का साइन लेके करूँगा अभी इसको। तो आई कैन राइट v स्क्वायर मिनिमम शुड बी इक्वल टू जी आर बाय म्यू एस, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो वी गेट v मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी आर बाय म्यू एस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, फॉर दी मिनिमम सेफेस्ट स्पीड एट विच अगर हमने इसको रन किया मिनिमम स्पीड पे तो भी हम जो है गिरेंगे नहीं इन द लाइक वेल, ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेरिवेशन बच्चों, ये दो डेरिवेशन अभी इसके लिए, बाकी जो है बचे हुए जो हमारे डेरिवेशन है नेक्स्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया था कौन कौन से, राइट। यहाँ पर देख सकते हो आप, बैंकिंग ऑफ रोड का एक है, राइट, और दूसरा कॉनिकल पेंडुलम। सो दिस विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, ठीक है। इस पे अगर आप चाहिए तो एक हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर हम करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूँ, कहाँ गया क्वेश्चन, ओके।
सो एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व कर लोगे आप लोग तो ठीक है। ओके मैंने बोला अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार कैन टर्न अराउंड अ कर्व ऑफ 30 मीटर। तो मेरा एक कर्व है, रेडियस है कितना 30 मीटर का, तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम स्पीड। किस मैक्सिमम स्पीड पे, मतलब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है वी मैक्स, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट द वी मैक्स एट विच द कार कैन टर्न एट द रेडियस ऑफ 30 मीटर ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड बोला मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व रोड होगा हमारा ये। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब मुझे म्यू एस की वैल्यू दी गई है कितना 0.4, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब बच्चों ये सिंपल सा जो है, आप यहाँ पे ये जो फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, राइट, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है और ये बस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड v मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यस, म्यू एस आर जी। तो चलिए लिख दो, म्यू एस कितना है आपका 0.4, आर कितना है आपका 30, अच्छा यहाँ पे मैंने स्मॉल आर लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। और जी कितना हमारा 10। तो सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा 30, 10, 300 और ये 0.4 समथिंग यू गेट 120, राइट, 120। सो द स्पीड इज अंडर रूट ऑफ 120। अभी यहाँ पे इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको। तो स्क्वायर रूट लोगे तो आपको यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू।